स्मार्ट कट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं अपन भारत में वन संसाधन की बात कर रहे हैं। पिछले अध्याय में अपने वनों के प्रकारों का अध्ययन किया था, प्रशासनिक आधार पर भी वनों के प्रकारों का अध्ययन किया था और जलवायु के आधार पर भी वनों के प्रकारों का अध्ययन किया था। आज अपन बात करते हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वनों का महत्व, यदि वनों का अपन अध्ययन करें तो वनों से अपने को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे वनों का अध्ययन करें तो वर्षा करने में सहायता भी प्रदान करते हैं, पेड़ पौधे भूमि से अपरदन रोकने में भी सहायता प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से जलवायु को भी सम बनाते हैं। कई कंदमूल फल भी प्राप्त होते हैं, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती है, जीव जंतु भी इनमें आश्रय प्रदान करते हैं, अनेक उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वनों से अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है। तो वनों से होने वाले जो लाभ हैं इनको अपन दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो अपने को प्राप्त होते हैं प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ का मतलब होता है डायरेक्ट अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, इनको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष लाभ कहा जाता है। जिसे अपन अध्ययन करें, सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आय में 18% योगदान। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जैसे अपन राष्ट्रीय आय में लेते हैं भाई उद्योगों से कितनी आय प्राप्त हो रही है, कृषि से कितनी हो रही है, पशुओं से कितनी हो रही है। उसी प्रकार से वनों के द्वारा राष्ट्रीय आय कितनी प्राप्त होती है? 18% अपने को क्या प्राप्त होती है? राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। दूसरी बात आती है 7.2 करोड़ पशुओं के लिए चारागाह की सुविधा। वनों को अपन ने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया था। एक सुरक्षित वन थे, एक रक्षित वन थे और तीसरे अवर्गीकृत वन थे। अवर्गीकृत वन कहाँ पर पाए जाते हैं? ग्रामीण क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के बाहर चारागाह भूमि छोड़ी जाती है और उसमें इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों में उस गांव के आसपास के जितने भी पशु होते हैं उनको चारागाह की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आज संपूर्ण भारत का अध्ययन करें तो संपूर्ण भारत की 7.2 करोड़ पशु संपदा ऐसी पाई जाती है जिनके लिए चारागाह कहां से प्राप्त होते हैं? वनों से प्राप्त होते हैं। अर्थात वन किसकी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं? चारागाह की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो पशुओं के लिए जो चारे की व्यवस्था की जाती है वो किससे प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। तीसरी बात आती है वनों के द्वारा भारत में 73 लाख लोगों को 73 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होता है। रोजगार के साधनों की बात करें तो मानव का जो प्राचीन रोजगार या व्यवसाय था वो आखेट था और संग्रहण था। और आखेट और संग्रहण दोनों के दोनों व्यवसाय ऐसे थे जो कि कहां पर संपन्न होते थे? ग्रामीण क्षेत्र में संपन्न होते थे, वनों वाले क्षेत्र में संपन्न होते थे। आज भी अध्ययन करें तो 73 लाख व्यक्ति ऐसे पाए जाते हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से रोजगार कहां से प्राप्त होता है? वनों से ही प्राप्त होता है। ये लोग वहां से जाते हैं, लकड़ी काटते हैं,
कंदमूल फल भी इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियां भी इकट्ठी करते हैं, अन्य व्यवसाय भी करते हैं। तो कितने 73 लाख व्यक्तियों को भारत में वनों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होता है, जिनमें लकड़ी काटना भी आ जाता है, संग्रहण भी आ जाता है और वनों पर आधारित उद्योग भी आ जाते हैं। चौथी बात आती है, वनों में लोग भी निवास करते हैं और वर्तमान का अध्ययन करें 3.1 करोड़ आदिवासी, यानी आदिवासी का मतलब आदिवासी जो जनजाति है, जनजातियां निवास करती है। यानी अपनी जाति का अध्ययन करते हैं और विश्व की आदिम जनजातियों का अध्ययन करें तो विश्व की आदिम जनजातियां प्राचीन काल से कहाँ निवास करती थी? जंगलों में निवास करती थी। वो जंगलों के द्वारा ही अपने भरण पोषण या आवश्यकता की पूर्ति करती थी, वहीं से अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करती थी, वहीं पे वो लोग निवास भी करते थे, वहीं से वो लोग अपना रोजगार भी करते थे, अपने आवास का निर्माण भी करते थे, अर्थात अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करते हैं? वनों से करते हैं। तो भारत की 3.1 करोड़ आदिवासी जनजातियां कहाँ पर निवास करती है? वनों में निवास करती है। मणिपुर वाला क्षेत्र हुआ, मेघालय वाला क्षेत्र हुआ, इनमें ये जनजातियां सबसे अधिक निवास करती है। नागा हुई, भील हुई, मीणा हुई, गरासिया हुई, ये जनजातियां कहाँ निवास करती है? वनों वाले क्षेत्रों में ही निवास करती है। वनों के द्वारा गवर्नमेंट का अध्ययन करें तो 3,300 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। वनों के द्वारा सरकार को जो आमदनी प्राप्त होती है उसका योगदान कितना है? 3,300 करोड़ रुपए। अर्थात सरकार को 3,300 करोड़ रुपए की जो आय है वो कहां से प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। और मुख्य तथा गौण उपजों से मुख्य उपज और गौण उपजों से 3.60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। मुख्य उपज भी प्राप्त होती है। मुख्य उपज का मतलब जिसके आधार पे अपन वनों को यानी लगाते हैं। जैसे अपन ने कोई भी बाग लगाया, चाय की पत्ती के लिए लगा दिया, अब मुख्य उपज तो अपनी चाय की पत्ती होगी, लेकिन जब झाड़ियों को काटते हैं तो उनसे लकड़ी भी प्राप्त होती है, तो ये किसके रूप में आ जाती है? गौण उपज के रूप में। कत्था हुआ, गोंद हुआ, सिंगोना हुआ, ये वाली चीजें प्राप्त होती है, तो इनके द्वारा सरकार को भी आय प्राप्त होती है। तो ये तो थे प्रत्यक्ष लाभ। राष्ट्रीय आय में योगदान है, पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था, लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है, राष्ट्रीय आय भी प्राप्त हो रही है और इसमें अनेक जनजाति विशेष के लोग भी क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो ये तो हो गया अपना प्रत्यक्ष लाभ। इसके बाद में आते हैं अप्रत्यक्ष लाभ। यानी वनों के द्वारा कौन कौन से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं? ऐसे लाभ जो अपने को दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है वनों में कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी जल की बूंदें आ जाती हैं और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। जैसे ये वाला तापमान के कारण से जल ऊपर आता है, ये वाला जल वायुमंडल में नमी के कारण से वायुमंडल में चला जाएगा और वहां की जलवायु को कैसी बना देता है? समझना। जलवायु कैसी हो जाएगी? समझ जलवायु। तो पेड़ पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण से वहां की जलवायु कैसी रहती है? सम रहती है। और ये किसके कारण से होता है? सूर्य के तापमान के कारण से होता है। और वायुमंडल कैसा हो जाता है? आर्द्र हो जाता है।
दूसरी बात आती है पेड़ पौधे मानसून को रोकते हैं और मानसून को रोककर वर्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक मात्रा में वनस्पति पाई जाती है या पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे ही मानसून आता है, जैसे भारत का अध्ययन करें तो भारत में कौन सा मानसून आता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। अब मानसून जिधर से गुजरता है, मानसून को रोकने के लिए अगर उस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि वो पवन को रोक लेता है। अतः पेड़ पौधे मानसून को रोककर वर्षा करने में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तीसरी बात आती है वन वर्षा के जल का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। जैसे ही वर्षा होगी, वर्षा का जल धरातल पे गिरेगा, उस जल में से कुछ अंश ना पेड़ पौधे सूख लेते हैं। उनकी जड़ें होती है और जड़ें उसको ग्रहण करती है और जड़ें ग्रहण करने के बाद में ऊपर वाले भाग तक पहुंचा देती है। अतः जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जल प्रवाह क्या होगा? कम हो जाएगा और फिर बाद में बाढ़ से क्या हो जाएगी? रक्षा हो जाएगी। तो जैसे वर्षा के जल को पेड़ पौधे शोषण करते हैं और जब पेड़ पौधे वर्षा के जल का शोषण करते हैं तो जल प्रवाह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जल प्रवाह कम होने से उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। क्या होती है? बाढ़ से रक्षा होती है। जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अगर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उसी क्षेत्र में वायु का वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब वायु का वेग कम होगा तो धूल भरी आंधियां नहीं चलेगी। और जब धूल भरी आंधियां नहीं चलेगी तो वहां पर मृदा अपरदन नहीं होगा। जिन क्षेत्रों में मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं और वहां पर वनस्पति पाई जाती है, वहां पाई जाने वाली वनस्पति क्या करती है? पवन के वेग को कम कर देती है। और जब पवन का वेग कम हो जाता है तो वहां पे धूल भरी आंधियां नहीं चलती है। और जैसे ही वहां पे धूल भरी आंधियां नहीं चलेगी, मृदा अपरदन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके बाद में आता है पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है जब सूख जाती है, कहां गिरती है? धरातल पर गिरती है। धरातल पर गिरेगी तो सड़ेगी या गल जाएगी और इसके कारण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। कौन सी? मृदा उर्वरा शक्ति का विकास होता है। अर्थात जैसे पतझड़ ऋतु आती है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो सूखने लगती है और सूखकर वो नीचे धरातल के भाग में गिरती है। जब ये पत्तियां धरातल के भाग में गिरती है तो वहां से सड़ गल जाती है और सड़ गलने के बाद में ये कहां मिल जाती है? मिट्टी में मिल जाती है। और जब मिट्टी में मिल जाती है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। इसके बाद में पेड़ पौधे मनोकारी दर से उपलब्ध करवाते हैं। और जब ये मनोकारी दर से उपलब्ध करवाते हैं तो क्या बढ़ती है? देश की सौंदर्यता बढ़ती है।
और जबकि सौंदर्यता बढ़ती है तो उसके कारण से किसका विकास होता है? पर्यटन का विकास होता है। और जब पर्यटन का विकास होगा तो उससे अपने को आय प्राप्त होती है। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं अर्थात प्रदूषण को रोकते हैं। और जब ये प्रदूषण को रोकते हैं तो पर्यावरण क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। पर्यावरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और मनुष्य कौन सी वायु ग्रहण करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो वहां पे प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। अतः प्रदूषण की क्रिया को रोकते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। इसके बाद में आता है वन राष्ट्रीय संपदा। राष्ट्रीय संपदा भी किया जाता है क्योंकि इस पे अधिकार किसका होता है? संपूर्ण देश के लोगों का अधिकार होता है। और इसके कारण से किसका विकास होता है? आधुनिक सभ्यता का विकास होता है। कौन सी सभ्यता का? आधुनिक सभ्यता का विकास होता है। तो पेड़ पौधों के द्वारा अपने को प्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त हुए थे, अप्रत्यक्ष लाभ भी प्राप्त हुए थे। अर्थात पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं और उसके कारण से जलवायु सम रहती है। पेड़ पौधे अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वहां से मानसून को रोकते हैं और मानसून को रोकने के कारण से वर्षा करने में सहायता प्रदान करते हैं। वन वर्षा के जल का शोषण करते हैं और जब वर्षा के जल का शोषण हो जाता है तो जल प्रवाह क्या होगा? कम हो जाएगा और उसके कारण से किससे रक्षा होती है? बाढ़ से रक्षा होती है। अगर मरुस्थलीय क्षेत्रों में सघन पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वायु का वेग कम हो जाएगा, धूल भरी आंधियां नहीं चलेगी और मृदा अपरदन नहीं होगा। उसी प्रकार से पेड़ पौधों की पत्तियां जब सूख जाती हैं, धरातल पर गिरती है और गिरने के कारण से वो सड़ जल जाती है और उसके कारण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। पेड़ पौधे मनोकारी दृश्य उपलब्ध करवाते हैं अर्थात सौंदर्य को बढ़ाते हैं। इसके अलावा प्रदूषण को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं? संतुलित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय संपदा में लिया जाता है और आधुनिक सभ्यता में इनका क्या होता है? योगदान होता है। अब इसके बाद में आते हैं अपने अन्य लाभ। कौन कौन से लाभ हैं जो कि वनों के द्वारा अपने को अन्य लाभ प्राप्त होते हैं? अन्य में क्या पाया जाता है? सबसे पहली बात आती है पेड़ पौधों के द्वारा अपने को इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है और जलाऊ लकड़ी भी प्राप्त होती है। इमारती लकड़ी जो कि जिसके द्वारा अपन फर्नीचर का निर्माण करते हैं और वह लकड़ी जो कि अपन जलाने के रूप में काम में लेते हैं जलाऊ लकड़ी कहा जाता है। यह अपने को किससे प्राप्त होती है? वनों से प्राप्त होती है। दूसरी बात आती है वनों में मधुमक्खी पालन किया जाता है और मधुमक्खी पालन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। जहां पर ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फूलों वाले जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है और मधुमक्खी पालन के द्वारा अपने को क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है। वनों पर लाख का कीड़ा पाला जाता है और उससे क्या प्राप्त की जाती है? लाख प्राप्त की जाती है। एक कीड़ा होता है उससे लाख प्राप्त होती है और कहाँ पाला जाता है? वनों में पाला जाता है।
वनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कंदमूल प्राप्त होते हैं और क्या प्राप्त होते हैं, फल भी प्राप्त होते हैं। यानी वनों से विभिन्न प्रकार के कंदमूल फल प्राप्त होते हैं। वनों से तेंदू का पत्ता प्राप्त किया जाता है और तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। उसी प्रकार वनों की छाल, यानी वनों की छाल से किसका निर्माण किया जाता है, शराब का निर्माण किया जाता है। वनों से दूध भी निकाला जाता है और उस दूध से क्या प्राप्त किया जाता है, रबर प्राप्त किया जाता है। अर्थात वनों से जो दूध प्राप्त किया जाता है, चीरा लगा दिया जाता है और वहां से सफेद रंग का पदार्थ प्राप्त होता है और उससे किसका निर्माण किया जाता है, रबर का निर्माण किया जाता है। तो वनों से अन्य महत्व क्या प्राप्त होते हैं, वनों के द्वारा इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है, जलाऊ लकड़ी भी प्राप्त होती है, मधुमक्खी पालन किया जाता है, उससे क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, लाख का कीड़ा पाला जाता है, उससे लाख प्राप्त की जाती है, कंदमूल फल प्राप्त किए जाते हैं, तेंदू के पत्ते से क्या प्राप्त की जाती है, बीड़ी बनाई जाती है, छाल से शराब बनाई जाती है और उनके द्वारा जो दूध प्राप्त होता है उससे रबर का निर्माण किया जाता है। अब अगली बात आती है वन संसाधन संरक्षण के उपाय। यानी संसाधन किसे कहा जाता है, वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब वनों का संरक्षण क्यों किया जाता है, संरक्षण का तात्पर्य होता है वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। अब लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो अत्यधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य वहां पर अपने आवास का निर्माण करता है। उन पेड़ पौधों को काट के और मनुष्य वहां पर कृषि कार्य करता है, क्योंकि मानव को भोजन के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता होती है, अतः वहां पर कृषि कार्य करता है। तो इस कारण से वनों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण से पर्यावरण का नुकसान सबसे अधिक हो रहा है। अतः संरक्षण का तात्पर्य होता है वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, संरक्षण कहा जाता है। तो वनों का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले आती है देश के जितने भी भाग पाए जाते हैं उनमें राष्ट्रीय उद्यान, तथा राष्ट्रीय अभयारण्य, इनकी मात्रा में वृद्धि करनी चाहिए। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, राष्ट्रीय अभयारण्य होते हैं, इनकी मात्रा में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना करते हैं तो ये सुरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं और सुरक्षित वनों से न तो कभी लकड़ी काटी जाती है, उनका दोहन किया जाता है और न ही उनमें पशुओं को चराया जाता है। अतः प्रत्येक जीव जो भी राज्य पाए जाते हैं इन राज्यों में 3 से 5 वर्षों में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करनी चाहिए और जिलों में इसकी स्थापना करनी चाहिए, राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना करनी चाहिए। दूसरी बात आती है राष्ट्रीय वन मंडल, जिसका मुख्य कार्य होता है वनों की सुरक्षा करना होता है।
परिषद, राष्ट्रीय वन अनुसंधान परिषद, इन दोनों को मिलकर और इसके साथ में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वनों की रक्षा हेतु विशेष कदम उठाए। राष्ट्रीय वन मंडल, राष्ट्रीय वन अनुसंधान परिषद और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को मिलकर वनों के विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। और इस प्रकार की योजनाओं का निर्माण करने हेतु एक तो देहरादून, कौन से क्षेत्र में? देहरादून, और दूसरा अपना कागरी, जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। ये दोनों के दोनों वनों के विकास हेतु कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत वृक्षारोपण भी किया जाता है, नए राष्ट्रीय वनों का निर्माण भी किया जाता है, वनों की रक्षा भी की जाती है। तीसरी बात आती है नवसिंचित जो परियोजनाएं हैं, वहां का जो क्षेत्र पाया जाता है उसको कहा जाता है कमांड क्षेत्र। उस कमांड क्षेत्र में क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। नई सिंचाई परियोजना जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो नहर के दोनों तरफ वृक्षों की पट्टी लगा देनी चाहिए, ताकि उस क्षेत्र में किसका विकास हो सके? वनों का विकास हो सके। क्योंकि ये क्षेत्र पहले किसके अंतर्गत आ रहे थे? बंजर भूमि के अंतर्गत या मरुस्थलीय भूमि के अंतर्गत आ रहे थे। जहां पर भी ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहां पर मानव निवास हेतु अनुकूलतम दशाएं कम पाई जाती है। कौन से क्षेत्र? जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, वन विहीन क्षेत्र हो गया, बंजर भूमि वाला क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों में जल संसाधनों का विकास करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों को जल की आवश्यकता होती है। अतः वहां पे जल संसाधनों का विकास करके और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या लगा देनी चाहिए? पेड़ पौधे लगा देने चाहिए। समझ में आ रहा है? ताकि वनों का क्या हो सके? विकास हो सके। अगर किसी क्षेत्र से अपन वनों को काट रहे हैं तो उसके कम से कम 25% भाग पर उन्हें वृक्षारोपण करना चाहिए। जिन क्षेत्रों से पेड़ पौधों को काटा जाता है उन क्षेत्रों के कम से कम 25% भाग पर उन्हें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण करना चाहिए। इसके बाद में जलाऊ लकड़ी के स्थान पर एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करना चाहिए। जलाऊ लकड़ी यानी जलाने के लिए अपन लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए वनों को काटा जाता है और धीरे धीरे वन संपदा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अतः जलाऊ लकड़ी के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। पशु चारण पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि जब पशुओं को चराया जाता है तो नवपोषित जो पौधे होते हैं जिनका अभी जन्म हुआ है उनको पशु खा जाते हैं और पशु पेड़ पौधों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अतः पशु चारण पर क्या लगा देनी चाहिए? रोक लगा देनी चाहिए। और लास्ट आता है प्राथमिक शिक्षा। 5वीं तक की जो 8वीं तक की शिक्षा होती है उसमें वनों की महत्व,
तथा संरक्षण को लागू कर देना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में वनों का महत्व और संरक्षण, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चा अगर पेड़ लगाना प्रारंभ कर देता है तो उसकी रुचि बढ़ जाती है, जिज्ञासा बढ़ जाती है, वो उसकी रक्षा भी करता है, उसमें पानी भी लेता है। अतः प्राथमिक शिक्षा में वनों के महत्व और संरक्षण को क्या कर देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। अब भारत सरकार की नई वन नीति आई और भारत सरकार ने सन 1952 में सन 1952 में नवीन वन नीति की घोषणा की। अब इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था, किसी भी भूभाग के कम से कम 33% भाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, अतः किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण को संतुलित करने हेतु उस भूभाग के कम से कम 33% भाग पर क्या होनी चाहिए, वन संपदा होनी चाहिए। इसी हेतु वन संसाधन के दीर्घकालीन लंबे समय तक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक क्या हो सके, विकास हो सके। भविष्य में इमारती लकड़ी और जलाने हेतु जो लकड़ी है उसके लिए भी वनों का क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए। 1952 में भारत में वन महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया था, वन महोत्सव। और इसके अंतर्गत एक नीति को लागू किया गया था। इसमें कहा गया था वृक्ष का अर्थ है, उन्होंने किया था भाई वृक्ष है तो जल है। जल का अर्थ रोटी, यानी अपने जल है तो अपने भोजन की आपूर्ति हो रही है। और लास्ट में ये कहा था रोटी ही क्या है, जीवन है। स्लोगन था वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी है तो क्या है, जीवन है। अर्थात क्या है तो जीवन है, वृक्ष है तो क्या है, जीवन है, और वृक्ष नहीं है तो जीवन नहीं। टॉपिक कंप्लीट।